हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 4। आज का जो टॉपिक है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, साथ में काफ़ी लंबा भी है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट्स के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो आज आप लोग जो हिंदी मीडियम के वो लोग घबराइए नहीं। देखिए, हिंदी की जो पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में पीपीटी बना दी है। लेकिन परेशान ना होइए, मैं दोनों भाषाओं में अच्छे से पढ़ाऊंगा और हिंदी में लिख भी दिया करूंगा। ओके, तो आप लोग परेशान ना होइए। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में किस तरह के राइट्स दिए गए हैं और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस तरह के हैं और हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें तो बहुत ही विस्तृत से बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लोगों के लिए किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और हम लोग देखेंगे जो हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो किस तरह से रोल प्ले करती है जो हमारे राइट्स के प्रति। तो वो दो तरह से रोल प्ले करती है। तो नंबर एक, हमारे जो अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है, मतलब उनके प्रति हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, जो हमारे अधिकार हैं उनको सुरक्षा देती है। साथ में इंटरप्रेट करती है, मतलब उनकी व्याख्या करती है। जैसे कोई भी अधिकार है, जैसे आर्टिकल 21 है, उसकी आवश्यकता पड़ी थी व्याख्या की कि भैया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है और इसमें थोड़ा सा विवाद हो गया है। ओके, संघ और राज्य में या फिर व्यक्ति या राज्य में इसमें रिलेटेड एक विवाद हो गया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसकी व्याख्या करेगा। आर्टिकल 21 की व्याख्या करेगा। हम लोग देखे भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, वो काफी विस्तृत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी व्याख्या करके। और दूसरा सुरक्षा करती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है मानते हैं, ये किस तरह का राइट है, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19। इसे गवर्नमेंट ने हटा दिया ला करके। ओके, एक कानून लेके आई और उसे, या फिर संविधान संशोधन लेके आई, संविधान संशोधन ला करके इसे हटा दिया। या फिर गवर्नमेंट एक ऐसा कानून लेके आई जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, इस अधिकार का सुरक्षा करेगी। हम जाकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं हमारा आर्टिकल 19 है, उसका हनन हो रहा है, आप कुछ करिए। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हमारी न्यायपालिका है वो यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। ओके, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे और साथ में देखेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे कैसे अलग हैं, मतलब कैसे भिन्न है। इन दोनों में अंतर क्या है, जो मौलिक अधिकार हैं और डीपीएसपी है, इनमें अंतर क्या है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। साथ में कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग जान लीजिए। जैसे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए, मैंने अपनी कल वीडियो जो मैंने बनाई थी आप लोगों ने देखी होगी, पॉलिटी की पार्ट नंबर 3, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। और ये संविधान के भाग नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको देखने को मिलेंगे। और फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, ये फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेगार या फिर फोर्स लेबर, इसको बधुआ मजदूरी भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। तो ये क्या होती है बधुआ मजदूरी, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं ना कि बधुआ मजदूरी किसे बोलेंगे या फिर बेगार किसे बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य जो जबरन कराया जाए या फिर न्यूनतम मजदूरी पे कराया जाए। जैसे मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ओके, ये व्यक्ति है, इससे जबरन कार्य कराया जा रहा है तो इसको फोर्स लेबर बोलेंगे। या फिर मानते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में 250 रुपए पर दिन देना होता है लोगों के लिए, लेकिन ये व्यक्ति है, ये बड़ा खड़ूस टाइप का है, ये इसको ले आया, बोले कि हम आपको 10 रुपया देंगे दिन के, काम करो, और एकदम डंडा लेकर के काम करा रहे हैं। तो ऐसी मजदूरी को फोर्स लेबर या फिर बेगार बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आ पर्सन टू वर्क, यानी कि कार्य करे, फॉर लेस देन द मिनिमम, मतलब कम से कम जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है वेज अमाउंट, जो भी वेज अमाउंट है, जैसे गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को 200 रुपए से कम नहीं दिया जा सकता है वर्तमान में एक दिन का, लेकिन इससे कम पर अगर किसी को भी दे रहा है, अब 180 रुपए भी है ना इससे कम, तब भी वो किस में आएगा, फोर्स लेबर के अंदर ही आएगा। अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया 200 रुपए, तो 190 भी होगा तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। ओके, और देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अभी आपको बता दूं
जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, जहाँ पर आप लोग जानते हैं मिड डे मील के तहत खाना दिया जाता है, तो जो रसोइयाँ होती हैं ना, जो रसोइयाँ होती हैं ये खाना बनाती हैं, तो इनको 1,000 रुपये, ये अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है उनको। ओके, पर मंथ दिया जाता है। अब 1,000 रुपये देखिए एक महीने के लिए किसी को दिया जाता है, ये तो बहुत कम हो गया ना। और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के वो खाना बना रही हैं। तो भाई एक रसोईया थी, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चली गई भैया। फिर उसने कहा ये तो इतने, एक तो कम अमाउंट में हमको दिया जा रहा है और दूसरा हमको हटा दिया गया, हम बल्कि 10 सालों से हम इसी स्कूल में खाना बनाते चले आ रहे हैं, बस उसे इस शर्त पे हटा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मामला आपको जानना भी चाहिए। अगर आप ऐसे देते हैं, ओके, ऐसे में भी लिख सकते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी दे सकते हैं। ये रसोइया का कहना था कि एक देखिए शर्त होती है, अगर आप लोग जानते होंगे कि जो रसोइयाँ होती हैं उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो तभी वो खाना बना सकते हैं। तो वो लगभग में 5-6 सालों से पहले खाना बनाती आ रही थी, तब उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन उनका बच्चा बड़ा हो गया, तब उस स्कूल से वो बच्चा निकल गया, तो बाद में इस रसोइया को भी हटा दिया गया कि भैया अब आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं, तो आप खाना नहीं बना सकते। तो वो भाई सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंबर 1 आपको इस रसोइया को रखना पड़ेगा, और नंबर 2 आप 1,000 रुपये पे नहीं रख सकते। 1,000 रुपये सिर्फ एक महीने के उसको रुपए दे रहे हैं, ये तो बहुत कम हो गया ना, ये तो बेगार में आता है ना। तो इसीलिए उन्हें रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब रसोइयों की जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, अभी नहीं बढ़ी है लेकिन कुछ दिनों के बाद बढ़ जाएगी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आकर के, आप लोग जान, देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आपका जो अधिकार था उसका संरक्षण किया, और किस तरह से उन्होंने संरक्षण करके उस रसोइया की हेल्प की। आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राइट्स की, मतलब अधिकार की। अधिकार है, अधिकार कितने तरह के होते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। अधिकारों को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और दूसरे होते हैं अदर राइट्स, या फिर इसको ऑर्डिनरी राइट्स भी बोलते हैं। ओके, अदर यानी कि अन्य अधिकार भी इसको बोल सकते हैं, अन्य अधिकार। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार, ओके होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कहाँ पर है, हमारे संविधान में भाग नंबर 3 में जो दिए गए हैं उन्हीं को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। और इनको चेंज नहीं किया जा सकता है नॉर्मली। इनको चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन करके ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है। और ये कहाँ दिए रखे हैं, पार्ट नंबर 3 में दिए रखे हैं। और अदर राइट्स या फिर इनको ऑर्डिनरी राइट्स बोलते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। तो नंबर 1 होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब इस फंडामेंटल राइट्स के अलावा संविधान में और भी राइट्स दिए गए हैं ना, तो उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल 300 का ए, संपत्ति का अधिकार। ओके, ये कैसा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, संपत्ति का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। इसी तरह दूसरा होता है कानूनी अधिकार, या फिर इसको विधिक अधिकार भी बोलते हैं। विधिक अधिकार का मतलब क्या है, विधिक अधिकार अगर जो विधानसभा, या फिर आप जानते हैं जो हमारी केंद्र की राज्यसभा लोकसभा है, ओके, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कोई भी कानून पारित करके अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, तो इस अधिकार को कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मातृत्व अधिकार, मातृत्व अधिकार। मातृत्व अधिकार का मतलब क्या है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तब उन्हें 6 माह पहले ही छुट्टी दे दी जाती है, और बच्चे के देखभाल के लिए भी उन्हें अलग से छुट्टी मिलती है। तो ये अधिकार कैसा है, मातृत्व अधिकार है। लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारी संसद के द्वारा दिया गया है। यानी कि संसद के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बोलते हैं। और तीसरी तरह का एक और अधिकार होता है जो अदर राइट्स में आता है, ह्यूमन राइट्स, जिसको बोलते हैं मानव अधिकार। क्या होता है, मानव अधिकार। ओके, मानव अधिकार होते हैं जो, ये देखिए ये कहीं दिए नहीं रखे होते हैं। मानव अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं, भाई ये कहीं दिए रखे हो या नहीं दिए रखे हो क्या मतलब पड़ता है। अब मानव हैं आप,
अब आपको बोलने का अधिकार होगा ना, बोलने का अधिकार होगा। ये कैसा है, आपका एक मानव अधिकार है। भैया आपको जीने का अधिकार है, आप कहीं भी चले जाइए भाई, आपको जीने का अधिकार है। आप, क्योंकि ये आपका मानव अधिकार है। आपको कोई आकर के पीटने लगे, ये आपका मानव अधिकार है भाई, कि आपको कोई नहीं पीट सकता। आप गर्मापूर्ण जीवन जी सकते, चाहे वो किसी भी संविधान में दिया रखा हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो ना हो। ये सारे कैसे अधिकार है, ये मानव अधिकार है। ओके, और मानव अधिकारों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय से लेकर के हमारे जो नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे हर जगह काम किया गया। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन राइट्स आकर के जो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, मानव अधिकार आपके रहेंगे, भले ही वो सरकार के द्वारा दिए गए हों या नहीं दिए गए हों। ओके, अब सांस लेने का अधिकार आपका मानव जो ह्यूमन राइट्स है ना, कि आप, ऐसी कोई भी सरकार नहीं हो सकती ना, कह सकती है आज से आप लोग सांस नहीं लेंगे। ओके, ये तो आपका मानव अधिकार है, वायु लेना। ओके, स्वच्छ वायु या वायु लेना, सांस लेना, पानी पीना, भोजन करना और निद्रा लेना, ये कैसे राइट्स हैं, ये सब ह्यूमन राइट्स हैं। तो आप लोग समझ गए अधिकार होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो हम इन्हें दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और एक अदर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कैसे होते हैं, जो भाग 3 में हमारे दिए रखे हैं और इन्हें चेंज करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और अदर राइट्स में भी 3 राइट्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी संवैधानिक अधिकार में आते हैं। इसके अलावा जो हमारी विधानसभाएं होती हैं या फिर संसद होती है, ये कानून पारित करके अगर हमें कोई अधिकार देते हैं, इन्हें हम कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बोलेंगे। और तीसरा होता है ह्यूमन राइट्स। ओके, मानव अधिकार जिसको बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप लोग देखिए मैं इस तरह से आपको पढ़ाता हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। और देखिए पॉलिटी तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग एकदम प्यार हो जाएगा पॉलिटी से। बस आप लोग अच्छे से देखिए, कॉपी पेन एक पास में रखिए। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी इसको भी करने वाला होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने तरह के, चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला राइट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, समानता का अधिकार। चलिए समानता के अधिकार में क्या क्या दिया रखा है, इसमें दिया रखा है नंबर 1, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ को मतलब क्या हुआ, कानून के सामने सभी लोग समान है। कोई कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी समान है। किसी ने मानते हैं किसी का मर्डर कर दिया, अब कानून के सामने वो नहीं दिख रहा है ये अमीर है या फिर गरीब है, ये किस तरह का व्यक्ति है, उसने मर्डर किया है तो उसको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। लेकिन दूसरा कहता है, ये दोनों आर्टिकल 14 में दिए रखे हैं। ओके, जो पहला और दूसरा ये दोनों आर्टिकल 14 में देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप हैं या फिर मैं हूं, मैंने किसी को मार दिया। ओके, मैंने, मानते हैं, गोली मार दी। ओके, लेकिन दूसरी तरफ एक आतंकवादी है, इसने भी किसी को गोली मारी है। ओके, मैंने क्यों गोली मारी थी, मैंने जिस व्यक्ति को गोली मारी वो एक आतंकवादी था, मैंने जिस व्यक्ति को मारा वो एक आतंकवादी था, लोगों को वो मार रहा था, और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने इस आतंकवादी को गोली मार दी। लेकिन दूसरी तरफ एक आतंकवादी है, वो निर्दोष लोगों को, इसने जो गोली मारी वो कैसे लोग थे, वो आतंकवादी नहीं थे, वो दोषी नहीं थे, वो कैसे थे, वो मासूम लोग थे, वो आम जनता थी, उनको गोली मारी। अब हम दोनों मानते हैं कोर्ट गए। ओके, हम दोनों कोर्ट गए, इस कोर्ट के सामने। अब पहला वाला नियम के अनुसार क्या होगा, ये जज होगा, ये नहीं देखेगा, सिर्फ देखेगा हमने एक लोग को गोली मारी है, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर मैं हूं या फिर एक बच्ची हो, कोई भी हो। आपको जैसे अगर आपने एक लोग को गोली मारी है तो आपको 5 साल की, मानते हैं, सजा होगी, 5 साल की सजा का प्रावधान है। ओके, तो 5 साल की सजा दे दी जाएगी। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक मेरे साथ क्या न्याय होगा कि मैंने किसी की जान बचाने के लिए एक आतंकवादी को गोली मार दी,
तो ये क्या सही है, मुझे 5 साल की सजा दे दी गई। और दूसरा आतंकवादी है, इसने मासूम लोगों के लिए गोली मारी है और इसके लिए भी 5 साल की सजा हुई, तो ये कौन सा न्याय होगा ना। तो पहला वाला जो है वो तो यही कहता है भैया सबके साथ समान व्यवहार करो। लेकिन तुरंत भाई जब उन लोगों के लिए जो संविधान सभा थी वो लोग समझ गए हर किसी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अब इसमें क्या देखा जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब देखा जाएगा भाई मैंने जो मारा था और आतंकवादी ने मारा, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो वो देखा जाएगा मैंने किसी की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैंने एक आतंकवादी को मारा है, तो मुझे हो सकता है सजा ना दी जाए या फिर 1 या 2 दिन की सजा दी जाए। ओके, भले ही मैंने एक व्यक्ति को मारा है और आतंकवादी ने मारा है, लेकिन आतंकवादी को देखा जाएगा कि इसने मासूम लोगों को मारा है और आकर के अराजकता फैलाई है, तो इसको 5 की जगह 10 साल की भी सजा सुनाई जा सकती है। तो दूसरे का मतलब क्या है, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ओके, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ एक जैसी सजा नहीं दी जा सकती। तो आप लोग समझ गए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। इसी के अनुसार आप लोग समझ गए, एक बच्ची है, एक बच्ची है 5 साल की, ओके, 5 साल की एक बच्ची है और एक चोर है। ओके, इस बच्ची ने कहीं जाकर के एक छोटा सा मतलब 2 रोटी किसी से चुरा ली खाने के लिए, रोटी चुरा ली। ओके, और इस चोर ने जाकर के एक बैंक में जाकर के चोरी कर ली, बैंक में जाकर के चोरी कर ली। अब देखिए चोरी दोनों ने की है, क्या दोनों के लिए एक जैसी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना, दोनों को एक जैसी सजा नहीं दे सकते, बल्कि क्राइम एक जैसा ही है, दोनों ने चोरी की है। लेकिन चोरी की है तो लेकिन ये दोनों समान नहीं है ना, तो दूसरे वाले के अंतर्गत इसको सजा अलग मिलेगी। तो आप लोग समझ गए, इसीलिए हमने दूसरे को ऐड किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे क्या बोला है, ये आर्टिकल 15 में दिया रखा है। ओके, ये कहता है प्रोहिबिटेशन, मतलब इसका हम विरोध करेंगे, किसका, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ओके, कुछ आधारों पर छुआछूत का निषेध, ये कहता है कहां पर, इक्वल एक्सेस टू शॉप, बाथिंग और घाट होटल। अब देखिए यही आर्टिकल है जो आपको अधिकार देता है, चाहे वो 2 स्टार हो या फिर 5 स्टार हो या फिर 7 स्टार होटल हो, आप जाकर के अगर आप वहां पर पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत आप कहीं भी जाकर के पानी पी सकते हैं, बाथरूम का यूज कर सकते हैं, शौचालय का यूज कर सकते हैं, भले ही वो 7 स्टार या 5 स्टार होटल क्यों ना हो। तो कुछ जगह पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, तो यही आर्टिकल 15 है जो आपको अधिकार देता है कि आप अगर जैसे आप जा रहे हैं, ओके, और आपके पास मानते हैं पैसे नहीं है 10 रुपए, अब आप सोच रहे हैं इस 7 स्टार में अगर मैं जाता हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ जाकर के पानी नहीं पी सकता हूँ, बाथरूम नहीं कर सकता हूँ, फ्रेश नहीं हो सकता जाकर के, तो आप हो सकते हैं। अगर ऐसा करने से आपको रोका जाता है तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 15 का हनन हुआ है, हमें पानी पीने से रोका गया है, बल्कि एक होटल था। तो आप लोग समझ गए, कुछ ऐसी जगह है जहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे, किसमें, रोजगार के सभी को समान अवसर मिलेंगे, ये आर्टिकल 16 कहता है। ओके, ये क्या कहता है, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, समान रोजगार से संबंधित है, मतलब सभी को समान अवसर मिलेंगे रोजगार के। इसी तरह आर्टिकल 18 आप लोग देख सकते हैं कि अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, मतलब छुआछूत का निषेध, आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, अब तो ये नहीं होता है, जनरली कुछ जगह अब बचा होगा, जैसे राजस्थान और कुछ झारखंड जैसी इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत अब बचा है, यहाँ पर अभी भी छुआछूत होती है। जैसे आप लोग जानते हैं जो निचली जातियाँ होती थी उनसे पहले बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उन्हें डाइन कह के बुलाया जाता था, उन्हें अपने घर के सामने से चप्पलें पहन के नहीं जाने दिया जाता था, या फिर उन्हें अपने साथ बैठा के खाना नहीं खिलाया जाता था। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो इसीलिए देखिए अपने फंडामेंटल राइट हर किसी को जानने चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करता है तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं कि सर हमारे आर्टिकल 18 का हनन हुआ है और इस व्यक्ति ने हनन किया, तो उसको डायरेक्ट सजा दी जाएगी। ओके, तो आप लोग समझ गए, कोई भी आपके साथ छुआछूत जैसी व्यवहार नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो उसके साथ। लेकिन देखिए हर चीज में एक्सेप्शन है, जब मैं आपको अभी 3-4 दिनों के बाद, देखिए 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा,
फिर मैं आपको जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, देखिए इन सब में एक एक एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, हर चीज में एक्सेप्शन मिलेगा, यहाँ पर छुआछूत का भी एक्सेप्शन है। जैसे अभी अभी देखिए बेस्ट एग्जांपल है कोरोना का। अब देखिए किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके साथ एक तरह से छुआछूत जैसा ही तो व्यवहार किया जाता है, उसको एक तरह से कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा किया जा सकता है, पब्लिक हेल्थ की वजह से ऐसा किया गया, ना कि किसी और रीजन की वजह से। देखिए किसी को ऐसी बीमारी हो गई जो बहुत तेजी से उसका प्रसार हो रहा है, तो उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा सकता है, मतलब उसको अलग बैठाया जा सकता है, उसको अलग खाना दिया जा सकता है। तो ये इसमें आर्टिकल 18 का हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह आर्टिकल 16 है, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी बताया है, मतलब सभी को समान अवसर मिलेंगे रोजगार के। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन, कि भैया अगर कोई भी राज्य अगर चाहे तो वो रिजर्वेशन या फिर एक विशेष प्रावधान कर सकती है लोगों को। जैसे अगर कोई भी राज्य सरकार है, उसे लगता है कि एक्स जनजाति या जाति या लोग हैं, इसका समान मतलब रिप्रेजेंटर नहीं है सरकार में या फिर इस संस्थान में, तो वो क्या कर सकती है, एक विशेष नियम ला सकती है, उसके तहत उन लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है। ये आर्टिकल 16 का 4 कहता है। तो इसमें सब आर्टिकल भी दिए गए हैं, मैं उनके भी बारे में बताऊंगा, सब क्लॉज के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, और आर्टिकल 17 में यहाँ पर आप देख सकते हैं अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब उपाधि, उपाधियों के अंत की बात की गई, मतलब किसी के आगे ऐसे राजा महाराजा महाराजा अधिराज सम्राट इस तरह की उपाधियां आप देखने को नहीं मिलेंगी, इनको समाप्त करने की बात की गई है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि शिक्षा और सेना, इनको छोड़ के और किसी में भी उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे पहले आप लोग सुनते थे कि राजा महाराजा अधिराज पधार रहे हैं। ओके, तो इस तरह की उपाधियां आप किसी को नहीं दी जा सकती, उपाधियां नहीं दी जा सकती। लेकिन शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना अभी भी एक्सेप्शन है। ओके, अब देखिए मैं अभी तक आपको बता रहा था ये आर्टिकल 14 में दिया रखा है, ये आर्टिकल 15 में दिया रखा है, ये आर्टिकल 16 में दिया रखा है। ओके, ये आर्टिकल 18 में दिया रखा है, ये आर्टिकल 17 में दिया रखा है। ये अभी भूल जाइए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए, ये एकदम भूल जाइए। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो समानता का अधिकार है उसमें क्या क्या दिया रखा है, और मैंने आपको क्या क्या बताया है। जैसे मैंने इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में आपको क्या बताया है। ओके, तो इनके बारे में क्या बताया ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे एक साथ आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। 2 या 3 दिनों के बाद से मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं आपका पॉलिटी का थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ज्यादा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें आप देखिए आर्टिकल 14 15 16 17 ये याद करते रह जाएंगे ना, तो आप भूल जाएंगे कि मैंने इसमें क्या कंटेंट पढ़ा था। तो अभी आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए, फैक्ट पर ध्यान नहीं दीजिए। जब आप कंटेंट समझ जाएंगे ना तो फैक्चुअल चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। ओके, तो अभी हम लोग 2 से 3 दिनों के बाद में आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो बहुत ही विस्तृत होंगी, बहुत ही गहन अध्ययन के साथ आपको दी जाएंगी। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो, उसमें उलझे ना, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको दी है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम। इसमें देखिए स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। पहला था समानता, दूसरा है स्वतंत्रता। ओके, दूसरे में बताया गया स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में एक है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये भूल जाइए, आर्टिकल 19 में दिया रखा है, ये भी आर्टिकल 19 में दिया रखा है, ये आर्टिकल 20 में दिया रखा है, ये भूल जाइए। ओके, आर्टिकल अभी भूल जाइए, मैं आपको अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक तरह से फ्लेवर दे रहा हूँ। ओके, तो स्वतंत्रता के अधिकार में, लिबर्टी के अधिकार में आपको क्या क्या मिला है, तो आर्टिकल 19 से 22 तक आपको मिला हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब बोलने की आपको आजादी है। आपको आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी दी गई है। अगर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप बोलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलने से रोकता है, अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, ओके, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं किसी को भड़काऊ भाषण देने लगे तो पुलिस आकर के बहुत मारेगी। ओके, ऐसा मत बोलिएगा कि सर आरजी सर ने हमको बताया हम कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों को हम भड़काने लगे। ओके, तो दंगा उंगा मत करा दीजिएगा। ओके, तो लेकिन आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए जिससे जो कानून व्यवस्था है
वो खराब हो जाए या फिर हमारे देश के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ऐसी चीज़ों पर आप नहीं बोल सकते या फिर जिससे समाज के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता हो। आप पीसफुल असेंबल हो सकते हैं, मतलब जा करके आप एक संघ बना सकते हैं, मतलब भाग ले सकते हैं किसी में, आप एसोसिएशन या मतलब एक संघ बना सकते हैं। ओके, जैसे आप चाहते हैं, जैसे मैंने एक क्लब क्लब एक तरह से संघ बनाया है। ओके, यहाँ पर आकर के लोग मिल सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तो कोई भी आकर के मुझसे नहीं रुक सकता, बोले कि आपने एक क्लब का गठन क्यों कर लिया, लोग यहाँ पर आकर के क्यों मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। ओके, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरी इंडिया में, जैसे मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में जाना चाहता हूँ या फिर मैं जाना चाहता हूँ चेन्नई में जाना चाहता हूँ, तो मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। गवर्नमेंट पकड़ के मुझे ऐसे नहीं कहेगी कहेगी तुम उत्तर प्रदेश का अपना, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं बोलेगी गवर्नमेंट चेन्नई की हमको तुम पासवर्ड दिखाओ यूपी का, वरना हम तुम गोली मार देंगे। ओके, वरना आतंकवादी घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करती है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 उसका हनन हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए ना। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने चाहा कि मैं एक क्लब का गठन करता हूँ और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने टीचिंग का पेशा अपनाया, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं इसको अपना सकता हूँ। ओके, तो ये भी मेरा एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आप लोग समझते हैं ना, इतना सारा सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ रहा है। अब कोई मुझे रोकना चाहता है कि भैया आप टीचिंग क्यों करने लगे, ओके, तुम पढ़ा क्यों रहे हो लोगों को, तुम बोल क्यों रहे हो, तो ये मेरे सारे राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी आकर के मुझे नहीं रोक सकता, मेरा क्लब क्यों बनाए, मैं आप लोगों के लिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं गलत बोलूंगा तब मुझे आकर के प्रशासन रोक सकता है, जब तक मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कोई मुझे आकर के रोक नहीं सकता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए। ओके, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि कुछ राइट्स हैं जो एक्यूज है, मतलब आरोपी हैं, उनके लिए यहाँ पर उनको संरक्षण दिया गया है। जैसे कोई भी आरोपी है, उसको ऐसा नहीं है, कोई भी विक्टिम है या फिर आरोपी है, उसको ऐसा नहीं है डायरेक्ट जाकर के दंड दे दिया जाए, उसके भी कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों के बारे में भी हम बहुत ही विस्तृत में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई भी ऐसे ले जाकर के जेल में नहीं डाल देगा और आपको एक से ज्यादा बार कोई भी सजा नहीं दे सकता अगर आपसे कोई भी क्राइम हो गया गलती से छोटा मोटा। ओके, तो बड़ा क्राइम करने की मत सोचिएगा। ओके, तो और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और यहाँ पर बात की गई है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, वो भी शिक्षा का अधिकार, आपका मौलिक अधिकार है। आप अगर पढ़ते हैं, आपको कोई पढ़ने नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा ये अधिकार हनन हो रहा है, हमको ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आपके घर वाले अगर आपको नहीं पढ़ने देते तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, बोलिएगा हमारा ये आर्टिकल है, ये हनन हो रहा है इसका। ओके, ऐसा मत करिए वरना घर वाले घर से निकाल देंगे, पैसे ऐसे नहीं देंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 23 और 24 में दिया रखा है। इसमें देखिए, फोर्स लेबर के बारे में आप लोगों के लिए अभी बता रहा था ना, तो फोर्स लेबर किसी को आप जबरन कार्य नहीं करा सकते या फिर कम रुपए दे करके काम नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके आर्टिकल 23 का उल्लंघन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्ट जा सकता है और उसको सजा मिलेगी जो भी ऐसा कराएगा। और साथ में आर्टिकल 24 है, वो चाइल्ड लेबर को, जो मतलब बच्चों से जो काम कराया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाता है। और जो हजार्ड्स का मतलब होता है खतरनाक कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, विस्फोटक वाली चीजें होती हैं, तो उन उन ऐसे कार्यों में चिल्ड्रंस को, मतलब बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो उनके बच्चों का आर्टिकल 24 का हनन होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बच्चा है, वो आपने देखा कोई बच्चा है वो पटाखे बना रहा है, ओके, तो आप क्या करेंगे। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपसे कोई बच्चा है वो भी, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा आज इसकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहे हैं इतना। ओके, जैसे आप जा रहे हैं, ओके, आप एक ऑफिसर हैं, मतलब एक आईएएस हैं या फिर आईपीएस हैं, आपने देखा रोड पर बच्चे भीख मांग रहे हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इन राइट्स को भी ध्यान रखना है, साथ में अपनी कानून व्यवस्था को ध्यान रखना है, और साथ में ध्यान रखना है कि आपकी जो नैतिकता है उसको भी ध्यान रखना है। इन सभी में समन्वय करके अगर आप एक बेहतर आंसर दे पाएंगे, तभी वो आंसर सही माना जाएगा और आप पर
एक जो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम जाएंगे जो भी उनसे भीख मंगवा रहे हैं उनकी जाकर के टांगे तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अच्छा आंसर देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, आप क्या है, आप एक ऑफिसर हैं, ऐसे पूछा गया, आप एक आईपीएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आपने देखा बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर रेड लाइट थी, आपकी गाड़ी रुकी और आपने देखा बहुत सारे बच्चे इधर भीख मांग रहे थे। ओके, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए, लेकिन दूसरी तरफ आपका घर है और घर पे आपकी बेटी है, आपका वेट कर रही है और आज उसका बर्थडे है, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो आप लोग इमोशन होकर कहेंगे हम इन बच्चों के जो भी भीख मंगा रहा होगा उनकी जाकर के टांगे तोड़ देंगे, या फिर उनको ले आएंगे अपने घर पर रखेंगे। ओके, जो सारे बच्चे उनको ले आएंगे अपने घर पर रखेंगे, तो ये सारे आंसर होंगे, ये गलत हो जाएंगे। ओके, तो आपको एक बेहतर आंसर देना है। आपको क्या बोलना है? बोलना है कि मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा और पूछूंगा, मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि आप लोग कहाँ रहते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, इतना पूछ के आप लौट आएंगे और उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम होगा वो कर देंगे, जैसे जो भी उनको खिलाना पिलाना होगा खिला देंगे, और आप लौट आएंगे क्योंकि आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है, आज उसका बर्थडे है। और मैं एक बाप होने के नाते उसकी भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी मैं पूरा करूंगा, जाकर के अपने बच्चे के साथ सारी चीजें सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन जब मैं दोबारा से सुबह जब उठूंगा और लौट के आऊंगा, तो जहां वो लोग रहते हैं वहां पर जाऊंगा, जिस झोपड़पट्टी में या जिस कॉलोनी में वो लोग रहते हैं वहां पर जाऊंगा, उनके माँ बाप से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप लोग इन बच्चों से ऐसा काम क्यों कराते हैं और साथ में उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। अगर वो समस्याएं बताते हैं, जैसे उनके पास कोई भी कानूनी कागजात नहीं है, इसलिए हम लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है स्कूली की, तो मैं जाकर के उनके जो कानूनी कागज हैं उन्हें बनाने की कोशिश कर पाऊंगा। जो उस विभाग के लोग होंगे, ऑफिसर होंगे, उनसे मुलाकात करूंगा और उन्हें ये समस्याएं बताऊंगा और उनको एक बेहतर स्कूल में डलवा करके, जो सरकारी स्कूल होगा वहां पर दाखिला करा करके उनको जाने दूंगा, जिससे और टाइम टू टाइम जा करके वहां पर चेकअप भी करवाएंगे कि वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और उनके जो लोगों की समस्याएं उन्हें भी दूर करेंगे। तो आपको ऐसे आंसर देने, ऐसे नहीं कि आप भावुक हो गए कि आप लोगों ने देखा 20 बच्चे, तो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा इतना भावुक हो जाऊंगा और ऐसा आंसर दूंगा तो इंटरव्यू वाले एकदम खुश हो जाएंगे कि सर जितने बच्चे होंगे सबको ले जाकर के मैं अपने घर ले जाऊंगा और उन्हें अपने पैसों से पढ़ाऊंगा। तो ऐसे नहीं होगा, कितने बच्चों को आप अपने पैसों से पढ़ाएंगे? ऐसे तो हजारों बच्चे होते हैं। तो आपको एक ऐसा बेहतर आंसर देना होगा कि आप कानून व्यवस्था का भी उल्लंघन ना करें, कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए आप लोग काम करना है। ओके, तो इमोशनली भी नहीं होना है और कानूनों को भी नहीं तोड़ना है, तो सबके अंदर रहते हुए आपको एक बेहतर आंसर देना है। तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता में फ्रीडम ऑफ कंसेंस मतलब आपको अपने अंदर से, ओके, अंतर आत्मा से किसी भी धर्म को मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे लव जिहाद का मैटर आता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर भी बहुत अच्छे समझाऊंगा कि लव जिहाद है। आप लोग सोचेंगे कि हम किसी भी आर्टिकल जो 25 से 28 में हमें दिया रखा है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, हम बाध्यकारी नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म में आना चाहते हैं या फिर मुस्लिम धर्म में आना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ पर दिया रखा है अंतःकरण की आवाज के द्वारा। ऐसा नहीं है किसी के दबाव में आकर के या फिर किसी लालच में आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी अंदर से आवाज आ रही है, इसके द्वारा आपको लगता है कि मुझे किसी भी धर्म में चले जाना चाहिए, अगर आप तब जा रहे हैं तो वो गलत नहीं है, तब वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन नहीं। लेकिन अगर आप किसी के लालच में आकर के, जैसे धन के लालच में आकर के, या फिर आपके ऊपर दबाव बना करके, या फिर आपको मैनिपुलेट करके अगर आपका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। मैं आपको इसके बहुत ज्यादा विस्तार से इस चीज के बारे में भी बताऊंगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक और जो शिक्षा से रिलेटेड कुछ दिए गए हैं राइट्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ओके, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 से लेकर के 30 में। ओके, इसमें कहा गया है कि वो अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी वो इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी स्कूल खोलना चाहते हैं
तो वो खोल सकते हैं। ना केवल वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अगर उसका प्रसार करना चाहते हैं, उसका मतलब प्रचार करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। ओके, और ऐसी संस्थाएं, ऐसे स्कूल भी खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कौन? माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यक ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं बहुसंख्यक हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो अल्पसंख्यक हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक भाषाई अपने कल्चर से रिलेटेड अगर कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग, हम इसको मैं बहुत विस्तार में बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कल मैं इस वीडियो को कवर करूंगा और साथ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और साथ में यहाँ पर रेट्स के बारे में बताऊंगा। ओके, आर्टिकल 32 है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रेट्स में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। ओके, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। अगर आप लोग फिर भी इस वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर क्लब IAS एस्पिरेंट, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं पॉलिटी बाई RG सर। ओके, और मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी मैंने उसमें लेटेस्ट 27 पार्ट शायद अपलोड किया है, वो देख सकते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बैंकों का विलय भी हुआ है और साथ में इस बार का जो बजट है उसमें बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आपको सर्च करना होगा इकोनॉमिक्स बाई RG सर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उसके आगे सब्जेक्ट लिखिए, बाई RG सर लिखिए, तो आपको मिल जाएगा। तो लेकिन अभी तो पुरानी वीडियोस पड़ी है वो मत देखिए, अभी सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो ही सीरीज देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पर। अदर सीरीज देखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अभी चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट करिए और जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ।